तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। याद रखिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है और इंटरनेट में फुल ऑफ मैस है। मतलब कोई भी आंसर बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इनफैक्ट मैं आज देख भी रहा था, इंक्लूडिंग कुछ टॉप रेपुटेड कोचिंग है जिनके आंसर बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो जो सो कॉल्ड तेज लोग हैं उन लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए, आगे आपकी इच्छा। राइट, एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ कोई इंपॉर्टेंट सवाल करने नहीं बैठे हैं, हम लोग सारे सवाल करने बैठे हैं। सारे सवाल कैसे कर सकते हैं पहले भी समझा चुका हूँ। 200 क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनाई, उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके सारे क्वेश्चन का एक टाइप बना दिया जिसके थ्रू आप समझ पाओगे। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। एक क्वेश्चन इससे आएगा जरूर, आगे आपकी इच्छा। राइट, किस तरह से आएगा मुझे नहीं पता। इस वीडियो में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों सब कुछ कवर करेंगे। राइट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ लेट से हमारे पास ये मैच स्टिक्स रखी हुई, राइट, इसको पास लाएंगे तो हमें बड़ी दिखाई देती। क्यों बड़ी दिखाई देती? देयर इज समथिंग कॉल्ड विजुअल एंगल। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। और अगर विजुअल एंगल बढ़ता है तो हम लोग समझते हैं कि आंखों पे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही। राइट, तो विजुअल एंगल को समझने के लिए एक डायग्राम है, अगर आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को अगर आप देखने की कोशिश करें, विजुअल एंगल को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे काम करता है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है, राइट, तो आप देखो तो ये विजुअल एंगल ये है। राइट, और जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पास ला रहे हैं तो विजुअल एंगल बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कोई चीज़ पास लाते हैं विजुअल एंगल बढ़ता जाता है। राइट, अब मुद्दा ये है कि विजुअल एंगल कितना बढ़ सकता है। क्या हम आंखों के एकदम पास ला सकते हैं? नहीं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, पास लाते हो, बड़ा दिखाई देता रहता है, लेकिन एक समय बाद दिखना बंद हो जाता है। कुछ लोग कह सकते हो ओ माय गॉड, नहीं मुझे तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अरे तुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरिटी है कि नहीं, दो चीज़ों के बीच में अलग अलग आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन, क्लियरिटी। राइट, तो एक हेल्दी आइज़ के लिए, जिनकी आंखें चमत्कारी उनकी बात नहीं कर रहे, एक हेल्दी आइज़ के लिए जनरली 25 सेंटीमीटर माना जाता है कि हाँ डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए। शॉर्ट में बोलता हूँ LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये वो दूरी है जहाँ पे कोई भी चीज़ एकदम आपको क्लियरिटी से दिखाई देगी अगर आपकी आइज़ हेल्दी है। एज के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, उस पर हम लोग चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे। राइट, तो पहली बार रटने वाली ये हो गई कि वो कौन सी दूरी है LDDV, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पे आपको सबसे बड़ा दिखाई दे सकता है। क्या 25 के अंदर नहीं 25 के अंदर आ सकते? नहीं। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी चीज़ आप 25 के अंदर आओगे आपको दिखना बंद हो जाएगी। आपकी आंखों की एक कंस्ट्रेंट है। राइट, तो जनरली हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे किसी भी जब भी हमारी इच्छा हो, मैं पहले बता चुका हूँ, tan थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं और थीटा नॉट जो होगा वो होगा ऑब्वियसली ये। कैसे आया इसको समझने के लिए मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं बड़ी, वो D तक। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हम लोग बड़ा देख सकते हैं, इसके बाद हमें दिखना बंद हो जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइट, अब अगर हम लोग समझने के टर्म्स में थोड़ा और सोचें कि ये जो चीज़ है ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है। राइट, याद रखिएगा यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई चश्मा नहीं है, यहाँ पे कोई टेलीस्कोप नहीं है, यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप नहीं, आपकी आंखें हैं जो सबसे बड़ा दिखा सकती हैं, जितना बड़ा आप देख सकते हो। राइट, वो दूरी कितनी है? D, और वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? HO। तो बताइए tan थीटा नॉट को आप क्या लिख सकते हो? HO/D। ये हमें याद रखना है। कभी भी अगर हमसे आपसे कोई कहे कि बाजार में एक इंस्ट्रूमेंट है, बाजार में एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से बड़ा दिखता है, तो आप पहला सवाल पूछोगे कितना बड़ा दिखता है। राइट, उसको कंपेयर करने के लिए, हम लोगों के पास एक बेस तो हो। जैसे मैं आपसे कल से कहूँ लेट से आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ये एक बेस तो होगा ना कि हाँ भाई 100 में पहले 40 आते तब 30 आने लगे। तो कम ज़्यादा है कंपेयर करने के लिए एक बेस होना चाहिए। वो बेस क्या है अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन वीडियो का मैक्सिमम पार्ट उसी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसके बाद सब चीज़ें बहुत स्मूथ जाएंगी। तो जो बच्चा शुरू में नहीं समझ पाएगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। राइट, फिर से आंखें सबसे बड़ा एंगल क्या दिखा सकती हैं? वो कौन सा एंगल है? थीटा नॉट। थीटा नॉट को देखने के लिए क्या कर सकते हैं? पास लाएंगे कहाँ तक? D के बाद दिखना बंद हो जाएगा, एकदम डैम लिमिट है, D के बाद दिखना बंद हो जाएगा। थीटा नॉट होता है HO/D। ये वो बेस एंगल है, ये वो मैक्सिमम एंगल है। अगर आप कोई बाजार से इंस्ट्रूमेंट लाते हो, कहते हो साहब ये बड़ा दिखा रहा, तो किससे कंपेयर करेंगे? इस थीटा नॉट से। तो अच्छी तरह हम लोग समझ ले, जितने भी बाजार में खिलौने हैं वो एंगल, अगर लेट से बाजार में कोई खिलौना हो जो थीटा एंगल बना रहा है और आपका एंगल है थीटा नॉट, तो जो मैग्नीफिकेशन होगा अच्छी तरह समझ लीजिएगा थीटा/थीटा नॉट होगा। राइट, ये आपकी आंखों का एंगल है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी, तो कभी कभी इसको नेकेड आइज भी बोलते हैं। राइट, और ये जो है ये बाजारू इंस्ट्रूमेंट है, जो बाजार में इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा। तो मैग्नीफिकेशन कंपेयर करने के लिए क्या होगा? थीटा/थीटा नॉट। इफ समबडी आस्क यू ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है जो बाजार में अवेलेबल है या नेकेड आइज? ये बाजार वाला इंस्ट्रूमेंट, चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, कंपेयर करेंगे
तो अब हमारे हत्थे दो चीज़ें चढ़ गई। जब भी मैग्नीफिकेशन हमें कंपेयर करना है, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो, थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? आपकी आंखों पे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा नॉट है, और जो विद इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा एंगल है? थीटा। होपफुली आप समझ पा रहे होगे अभी तक की सारी चक्करबाजी, राइट। अब देखो, अब हम लोग लेट से, मैं आपसे कहूँ मैं इसको ऐसे पास ला रहा हूँ, कहाँ तक ला सकते हैं? डी तक। कितना एंगल होगा? एच ओ बाई डी, ठीक। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो मैं इस मैग्नीफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मुझे बड़ा दिख रहा है लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है ना। एज यूजुअल हम लोग हमेशा जानते हैं, लेट से मुझे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ह्यूमंस, हम लोगों को हर चीज़ बड़ी चाहिए होती है, राइट। जब बड़ी चाहिए तो ऑब्वियसली हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा क्या करेगा? खेल करेगा, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करने की कोशिश करेगा। तो फिर से देखिए, जब मैं इसको पास ला रहा था, हो सकता है मुझे दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं, मुझे इसको जूम करना। दूसरा केस क्या हो सकता है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे ऑब्वियसली जूम करना पड़ेगा। तो इन बोथ द केसेस मुझे इसको और मैग्नीफाई करना है। तो और मैग्नीफाई करना, तो उसके लिए एक लेंस अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में भी कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट नहीं रख दोगे। आपने घर में दादा वादा जी को देखा होगा, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास जो लिए होते हैं, वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ऐसे ऐसे करके जूम करके देखते हैं, राइट। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कभी कभी बोलते हैं। अब एक बात मैं यहीं पे एकदम अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप ऐसे दादाजी ऐसे देखते हैं ऐसे करके, राइट, तो जब दादाजी ऐसे करके देखते हो तो इन रियलिटी मुझे एक सेकंड सोच के बताइएगा, क्या वो दादाजी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि इमेज देख रहे हैं? अगर आप सच में सोचते हो तो दादाजी इमेज देख रहे हैं, क्योंकि अखबार के जो लेटर्स हैं वो बड़े हो रहे हैं। क्या सच्चाई में अखबार के लेटर्स बड़े हुए? नहीं, अखबार के लेटर्स नहीं बड़े हुए, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं? इमेज। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम लोग देखते क्या है? इमेज। फिर से पूरी कहानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सबसे बड़ा एंगल थीटा नॉट एच ओ बाई डी, ये रटने वाला, ठीक। और बड़ा करना है तो एक लेंस ले आए। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट देखते हैं कि इमेज? हम लोग इमेज देखते हैं, राइट, वो बड़ी होती है। अब कॉन्वेक्स लेंस से कैसे खेल होता है, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक पहले तो एक काम करता हूँ, वो दिखाता हूँ, एनिमेशन, राइट। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग का खेल होगा, आई डोंट नो, नॉट श्योर कि दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देंगी कि नहीं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज एंड गर्ल्स। राइट। तो एनीवेज, अगर अब हम लोग इस चीज़ को देखें यार, है ना, और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या खेल है। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आप अच्छी तरह समझ पाएँ, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। अब ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं काम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या हो रहा है। जिनकी बुद्धि वो समझ गए होंगे कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या वो इनलार्ज इमेज बनेगी? यस। केवल इनलार्ज पर्पस नहीं है, अगर केवल इनलार्ज पर्पस होता तो ये देखो, ये देखो, इनलार्ज यहाँ भी बन रहा है लेकिन उल्टी इमेज बन रही है नहीं। तो इन रियलिटी अगर मुझे इनलार्ज इमेज चाहिए, अगर मुझे इरेक्ट इमेज चाहिए, तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख सकते हैं और कहीं नहीं रख सकते। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। इफ़ आई वांट इनलार्ज एज वेल एज इरेक्ट इमेज, मुझे ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। ये आज तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा तो बहुत लोग फंस जाएंगे। तो अच्छी तरह समझे रहिएगा कि अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट को फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्यों रखते हैं, तो आपका जवाब होगा क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही इरेक्ट इमेज बनती है और इनलार्ज इमेज बनती है। ये दोनों केसेस केवल और केवल फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अचीव हो सकते हैं। अब एक बात पूछा जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी क्या है, ऑब्वियसली आप बोलोगे यू, राइट। ये दूरी क्या है, ऑब्वियसली आप बोलोगे वी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि u की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, रट भी लीजिएगा, u की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कहोगे सर इधर ले जाओ, ये देखो। क्या मैं फोकस के बियॉन्ड जा सकता हूं? नहीं नहीं, हमारे पर्पस असफल हो जाएंगे, इमेज कैसी बन जाएगी? इन्वर्टेड। तो इफ आई आस्क यू व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u, तो यू विल से f। रटना है, याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u क्या हो सकती है, वो होगी f, राइट। अब दूसरा केस,
मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब इस पर बुद्धि लगाइएगा थोड़ा। जो मैथमेटिकली है वो सोचेंगे सर मिनिमम वैल्यू क्या है, ले जाके ऑप्टिकल सेंटर पे रख दो ना। मैं 2 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप सोचिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते, सोचिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, याद करो दादाजी क्या देख रहे थे, इमेज देख रहे थे, ऑब्जेक्ट, इमेज इमेज इमेज, राइट। तो दादाजी ये देख रहे थे, ओके। अगर दादाजी ये देख रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, हम डी के बाद तो देख ही नहीं सकते ना, हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, डी। तो इसका मतलब अगर 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 मैं बोल रहा हूँ ये जो चीज़ है वो यू मिनिमम है, तो ये क्या होगा, डी। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ वो यू ई है, मतलब यू ई है, मतलब वो मिनिमम है, लिख देते हैं। अगर ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ तो बताओ इमेज कहाँ बननी चाहिए, डी पे। अगर क्योंकि और अगर इसको कम किया हम लोगों ने तो वो डी के अंदर आ जाएगा, आंखें गिव अप कर देंगी। अगेन पूरी समरी बनाता हूँ, पूरी समरी बताता हूँ। बाजारू जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बड़ा इमेज बनाते हैं, बड़ा एंगल विजुअल एंगल बनाते हैं। वो बड़ा को किससे कंपेयर करेंगे, आंखों के नेकेड आई से। थीटा नॉट बराबर HO/D। इन बाजारू इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का सिर्फ इतना मतलब होता है सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, राइट। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस में भी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं और क्यों नहीं प्लेस करते, वो दोनों पर्पस सफल नहीं होंगे। कौन से दोनों पर्पस, पहला पर्पस ये है कि इमेज इरेक्ट नहीं बनेगी और इनलार्ज नहीं बनेगी। तो इरेक्ट एज वेल एज इनलार्ज कैन बी अचीव्ड ओनली एंड ओनली इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी बात, जैसे जैसे हम लोग फोकस की तरफ शिफ्ट होते हैं, अगर पूछा जाए इसमें ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ऑब्वियसली वो एफ हो सकती है, क्योंकि एफ के बाहर नहीं आ सकते। इसका रटना क्या है, यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एफ। दूसरा केस, जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहा है तो यू की वैल्यू घटेगी, यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो मैथ पढ़ते हो कहेंगे जीरो हो जाएगी, नहीं जीरो नहीं होगी, क्योंकि यू की जैसे 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 ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हो, क्या इमेज भी पीछे पीछे दौड़ी आ रही, बिल्कुल दौड़ी आ रही। इसका मतलब यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यू की मिनिमम वैल्यू होगी जब इमेज कहाँ बने, डी पे। लेट मी अगेन सम अप, व्हाट कैन बी यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, एफ। व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, वो जीरो नहीं होगी। जैसे जैसे आप इधर तरफ लाओगे इमेज भी पीछे पीछे आएगी। यू की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जब इमेज कहाँ बने, डी पे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर से मुझे अगेन स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, राइट। स्क्रीन बोल दिया मैंने, राइट। गिव मी अ सेकेंड गाइज एंड ग्रिल्स, just wait for 1 second, you know. कूल। तो मैंने सब लिख दिया है, कहानी सब लिख दी है ना, तो कहानी चेक करना पड़ो, कहानी मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप डील करते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात ढंग से। जो जनरल मास्टर होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जनरल किताबें होती हैं इंक्लूडिंग योर NCERT, वो सभी लोग जो चर्चा करते हैं वो 2 केस चर्चा करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन मैं सबसे पहले अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसको हम लोग हर जगह खेलेंगे, कंपाउंड में खेलेंगे, सिंपल में खेलेंगे, टेलीस्कोप में खेलेंगे। हम लोग 3 रे डायग्राम बनाएंगे, तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा ये 3 रे डायग्राम। पहले मैं बनाऊंगा जनरल केस, जनरल, ना वो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा ना वो मैक्सिमम होगा। और जब जनरल बना लेंगे उसी को एक बार मैक्सिमाइज करेंगे, उसी को एक बार मिनिमाइज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 रे डायग्राम बनेंगे, एक मैक्सिमम एक जनरल मैग्निफिकेशन के लिए, फिर उसी को मैक्सिमाइज करेंगे, उसी को मिनिमाइज करेंगे, राइट। तो चलिए फिर से देखते हैं, फिर से क्या देखते हैं, मतलब देखते हैं। देखिए ऊपर कर ले थोड़ा सा। तो अगर आप देखो गुरु, ये प्लेस द ऑब्जेक्ट, राइट, और इसकी यहाँ का इमेज बन रही है जो कि एनिमेशन में आप देख चुके हो। और हम लोग जान रहे हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले रटवा दिया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m बराबर थीटा नॉट। थीटा नॉट हम लोग रट के बैठे हैं, क्या होता है, HO/D, राइट। अब थीटा, अब देखो थीटा निकालने के लिए बहुत ढंग से देखो, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये है। तो 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में से हम लोगों को कौन सा एंगल निकालना है, बड़े वाले से भी निकाल सकते हैं, छोटे वाले से। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी एप्लीकेबल होगी, टेलीस्कोप में भी एप्लीकेबल होगी। छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ना है, फिर से रटो, छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ना है। बताओ मुझे, छोटे वाले ट्रायंगल से अगर हम लोग निकाले थीटा, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, HO/U। तो ज़्यादा लिखने विखने चक्कर का कोई चक्करबाजी नहीं है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए मेरे भाई, ये देखो मेरी बहन, ये देखो m बराबर क्या होगा, थीटा नॉट। थीटा क्या हो जाएगा, HO/U, और थीटा नॉट क्या हो जाएगा, HO/D। HO से HO कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन आ गया D/U। क्या वो मिनिमम केस है, क्या वो मैक्सिमम केस है? सर मेरी किताब में तो नहीं है, मेरे मास्टर ने तो, मैंने यही पर नहीं बताया हो चाहे ना बताया, ये जनरल केस है। इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज, इसी को हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। चलो इसको मिनिमाइज करते हैं। तो देखो इधर, अगर मैं तुमसे पूछूं
कि मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो जनरल मैग्नीफिकेशन तुम रट के बैठे हो, जनरल मैग्नीफिकेशन तुमको पता है d/u है। क्या मैं d से छेड़छाड़ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, d फिक्स है। इसका मतलब अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, इसको मुझे मिनिमम करना है, तो क्या मुझे u को मैक्सिमम करना पड़ेगा? ओ माय गॉड, u की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? याद करो, दूर कहाँ तक जा सकते हो? f तक। f के बाद आप नहीं जा सकते हो। तो अगर मैं पूछूं मिनिमम मैग्नीफिकेशन है तो u क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u? f। जो लोग भूल गए सर मैंने तो सोचा था इसे केवल टाइम पास कर रहे थे, तो वो लोग भी याद रखें f। अब देखो इधर, मिनिमम मैग्नीफिकेशन अगर मुझे चाहिए तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा d/f। ओहो, एक f का एक डंडा गायब, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या होगा? d/f। अब मुद्दा है रे डायग्राम। एक बात अच्छी तरह समझ लो, नॉट ओनली फॉर दिस रे डायग्राम, जहां पे भी रे डायग्राम है बड़ा बड़ा बनाना। कुछ जहरीले सांप मैं देखता हूं ऐसे छोटा सा लेंस बना देते हैं। बेटा मैं जानता हूं कि छोटी चीज़ों से आप बड़ा, खासकर लड़के छोटी चीज़ों से कोरिलेट कर लेते होंगे, लेकिन लेंस थोड़ा सा बड़ा बनाइए, है ना। हर चीज़ मैं समझ रहा हूं कि इट कैन बी वेरी पर्सनल, बट एनीवेज तो लेंस थोड़ा सा बड़ा बनाइए प्लीज़, है ना। वो उससे कोई आपसे पूछेगा नहीं कि जरा, खैर एनीवेज। तो बड़ा 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 रहेगा, क्योंकि उसके नंबर का बहुत रोल रहता है। अब देखिए ढंग से, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या इमेज इनफाइनाइट बनेगी। और रे डायग्राम बनाने की मैं ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 लाइट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट सीधे निकलेगी, फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो भी एक लाइट सीधे निकलेगी। अगर फाइनाइट ऑब्जेक्ट है एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑब्जेक्ट में फ्री। मैं पूरी कहानी रिपीट नहीं करूंगा, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए क्या मिनिमम मैग्नीफिकेशन d/f हो गया? यस गाइस एंड गर्ल्स, आगे देखते हैं। अब मुझे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो मुझे बताओ जनरल मैग्नीफिकेशन क्या था? d/u। अब मुझे अगर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो बताओ u क्या होना चाहिए? मिनिमम। u क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब याद करो सभी लोग, u की मिनिमम वैल्यू क्या थी? जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? u की मिनिमम वैल्यू वो होगी जब v क्या बन जाए? d। साइन कन्वेंशन सभी जहरीले सांप्स को पता होगा। साइन कन्वेंशन क्या था जल्दी बताओ? अगर ऑब्जेक्ट व्हाटएवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, व्हाटएवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। तो देखो मेरे भाई, ये पेंसिल देख रहे हो, ये है ऑब्जेक्ट। अगर मुझे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो मैक्सिमम कब होगा? जब u क्या हो जाए? मिनिमम। u क्या हो जाए? मिनिमम। लेकिन u मिनिमम कब होगा? जब इमेज कहाँ बने? d पे। तो ये देखो इमेज d पे बन रही है कि नहीं? अब बस काम खत्म। अगर मैं u मिनिमम की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा। तो कैसे समाप्त होगा देखते हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन u शुड बी मिनिमम, v शुड बी इक्वल टू d। यहाँ पे एक लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। लेंस फॉर्मूला सभी लोग को पता ही होगा। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्योंकि अगर हम लोग बहुत ढंग से देखें तो क्या इमेज फ्रंट में है? g। वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव। क्या ऑब्जेक्ट भी फ्रंट में? यस। तो वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव। तो देखो दोनों नेगेटिव हमने पुट कर दिया। और u की u मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से 1/u मिनिमम क्या आ गया? 1/f प्लस 1/d। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? d/u। क्या मैं 1/u लिख सकता हूँ? यस। तो 1/u की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो मैग्नीफिकेशन ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मैग्नीफिकेशन ये आ गया। ये देखो, तो दो केसेस आ गए, एक आया मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का, एक आया मिनिमम मैग्नीफिकेशन का। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? 1 प्लस d/f, और मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? d/f। यानी दोनों में अगर हम लोग देखें तो केवल 1 का डिफरेंस है। तो अगर कोई तुमसे कहे कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन अगर मिनिमम 5 बोली जाए तो मैक्सिमम कितनी होगी? 6। ऑल्दो नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनी सिंगल क्वेश्चन ऑन अ सिंपल माइक्रोस्कोप एज फार एज माई कैलकुलेशन गोज टुवर्ड्स द प्रेडिक्शन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला। सर फिर मेरा इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। इसलिए टाइम वेस्ट कर दिया कि सांप जी अगर आप अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हैं तो आपको अब आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि यही सबसे कोर है। और ये वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या मतलब और क्यों चाहिए? जैसे मैंने कहा ह्यूमंस को हमेशा बड़े की जरूरत होती है, राइट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम लोग देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। कैसे ज़्यादा होता है मैं आपको रे डायग्राम एक बार समझा देता हूँ। आपकी किताबों में आपके जनरल मास्टर 2 केस बताएंगे, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, लेकिन मैं पहले कौन सा केस बताऊंगा? जनरल। कौन सा केस बताऊंगा? जनरल। और जनरल केस के बाद उसको मिनिमाइज करेंगे और उसको क्या करेंगे? मैक्सिमाइज। ठीक, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा सर मिनिमम में ये मतलब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लेट्स से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सैनिटाइजर, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अगर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो ये बड़ा इमेज बनाएगा, बिल्कुल। कितनी बड़ी बनाएगा? याद करो, आंखों पे जो एंगल किसी ऑब्जेक्ट को डी पे लाके रखने पे जो एंगल दिखाई देता उसके मुकाबले बड़ा होगा। यानी क्या सर फॉर्मूला फिर से वही सेम लगेगा? बिल्कुल सेम लगेगा। m बराबर थीटा बाई थीटा नॉट। जो फॉर्मूला उस समय लगा था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा होगा, m बराबर थीटा बाई थीटा नॉट। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। पहले रे डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार जल्दी से। देखो इधर,
ये एक लेंस है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड नोटेशन है यस, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ, राइट। और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रे डायग्राम की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज़, तो मुझे बताइए, ये इमेज बन रही है। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है जो पहले की इमेज होती है दूसरे के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो देखो ये दूरी क्या हो गई, यूओ, ये दूरी क्या हो गई, वीओ। अब ये जो इमेज है इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, इसे क्या बोलेंगे, यूई। अब देखो इमेज हम लोगों ने बना दी किसी वी दूरी पे, ये नोटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली 2 बार हो रहा है। इफ दे आस्क व्हाई दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, क्योंकि एक से ज़्यादा लेंस है इसलिए बोलते हैं कंपाउंड, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, मैग्निफिकेशन 2 बार हो रहा है। पहला मैग्निफिकेशन यहाँ हो रहा, दूसरा मैग्निफिकेशन यहाँ हो रहा। मैं आपको रटवा दे रहा हूँ कि अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे, रटवा दे रहे पहले कि आईपीस हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या सर, वहाँ जो 2 केस थे फॉर्मूले के यहाँ भी लगेंगे, बिल्कुल। d/f 1 + d/f। जनरल मैग्निफिकेशन क्या था, d/u मैक्सिमम 1 + d/f मिनिमम d/f। इसका मतलब यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल। क्या सर ये केवल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होगा, नहीं, टेलीस्कोप में भी दूसरा वाला किसकी तरह काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने मिस कर दिया, फिर से देख ले दोबारा। अब देखो क्या सर, मैग्निफिकेशन कंपेयर करने के लिए हम लोग फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे, m = θ/θ0, m = θ/θ0। वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, θ/θ0। सर θ0 क्या बिल्कुल सेम होगा, h/d, यस यस यस। उसी ऑब्जेक्ट को h पे लाके हम लोग d पे लाके रखेंगे और फिर करेंगे। अच्छा क्या ये टेलीस्कोप में फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, m = θ/θ0? सोच के देखो, 5 सेकंड में रुका हुआ। बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते जल्दी बताओ। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि तुम क्या मून को डी पे ला के रख सकते हो, जो चांद तुम्हारा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो लेस देन डी भी ला सकते हैं, लेकिन हम जो आसमानी चांद की बात कर रहे हैं, क्या आप उसको डी पे ला के रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं ला के रख सकते। इसका मतलब वहाँ कैसे खेल करेंगे थोड़ी देर बाद बता देंगे, बट फिलहाल बता समझ लो, m = θ/θ0। क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ला सकते हैं, बिल्कुल। मैं ऑब्जेक्ट को डी पे ला के देख सकता हूँ, राइट। क्या मैं सिंपल माइक्रोस्कोप में लगा सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं टेलीस्कोप में लगा सकता हूँ, टेलीस्कोप में नहीं लगा सकते क्योंकि चांद को हम लोग डी पे नहीं ला सकते हैं, आसमानी चांद। एनीवेज, तो यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। तो θ0 तो हमें पता ही है, h/d, ठीक। अब थीटा निकालते हैं, थीटा यहाँ पे फाइनल होगा। देखो अब मैं ऑफलाइन क्लासेस का अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ, कुछ लोग अच्छा थीटा यहाँ पे वो अलग क्यों नहीं ले रहे हैं, ये अलग क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं ले रहे। देखो उधर अल्टीमेटली एक एंगल यहाँ भी बन सकता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली हमें फाइनल मैग्निफिकेशन देखना ना, जितना हो चुका हो, तो एक बार तो यहाँ मैग्निफिकेशन हो रहा, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। फाइनल मैग्निफिकेशन ये है, ठीक। फिर से देखो, फाइनल मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। क्या दो ट्रायंगल है? यस। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला। मैंने आपको ट्रिक बताई है, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो थीटा अगर मैं सोचूं क्या होगा मेरे भाई, hi-/ue, hi-/ue। तो चलो देखते हैं कैलकुलेशन। ये देखिए, θ/θ0 कुछ कटवट रहा है, नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं कटा, अभी तो चल ही रहा है, देखते हैं कब तक चलता है, राइट। अभी तो फिलहाल नहीं कटा, कटेगा उसको भी देखा जाएगा। अब देखिए, तो hi-ho इंटू d/ue, ये कहाँ से आ गया, इसी को सिंप्लीफाई किया है जो जहरीले सांप बायोलॉजी के। फिर बताइए VO/UO इंटू d/ue। लेकिन मेरे मास्टर ने, घनश्याम सर ने तो अलग फॉर्मूला बताया, तू तो गलत पढ़ा था। मैंने क्या कहा, ये जनरल केस है, इंक्लूडिंग आपकी जहरीली NCERT भी नहीं बताती, तो ये जनरल केस है। अब बताओ मुझे, क्या मुझे मिनिमाइज करना है, यस। क्या मुझे मैक्सिमाइज करना है, यस। और हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, मैं आपको देखो जादू दिखाता, हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं क्या ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है, जी जी जी। अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है, इसका मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन में क्या होगा, d/f, मैक्सिमम में क्या होगा, 1 + d/f। तो क्या सर फॉर्मूले डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, बट हम लोग प्रूव भी करेंगे। लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ अंग्रेजी झेली है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो अगर मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखना है तो ये देखो, वेट अ मिनट, VO/U ने बताया, वेट अ मिनट, यस। देखिए इधर ये आ गया hi-/ho और इंटू d/u। आई होप इतना तो क्लियर ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये अगर हम बहुत ढंग से देखें, एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं, hi-/ho ये है, hi-/ho तो बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव का। अगर स्ट्रिक्टली बोले तो लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन किसका, ऑब्जेक्टिव का। इसका मतलब, और हमें पता ही है कोई भी लेंस है उसका मैग्निफिकेशन को और भी क्या लिख सकते हो, V/u। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो VO/UO, और वही क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझे रहे ना, यहाँ हाइट ऑफ इमेज इसकी बात कर रहे हो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। hi- लिखा हुआ, ये देखो ये, तो इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने,
अगली लाइन पे वी ओ बाई यू, आई होप आप समझ पा रहे हो वी ओ बाई यू, ठीक है। तो ये चीज़ मैग्नीफिकेशन बन गया। अब बताइए ये जनरल मैग्नीफिकेशन है, डी बाई यू, एक बार इसको क्या लिख देंगे मेरे भाई, डी बाई एफ, एफ नहीं एफ ई, और एक बार क्या लिख देंगे 1 प्लस डी बाई एफ ई। जब 1 प्लस डी बाई एफ ई लिखेंगे क्या होगा मैक्सिमम, और डी बाई एफ ई लिखेंगे क्या होगा मिनिमम। सोचो कितना सिंपल है राइट, अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप समझ पाए। ये देखिए ये वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। अभी प्रूफ भी कर देंगे, बस मैं आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ आंसर। ये देखिए वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई, राइट। तो जो समझदार हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो तो अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो रे डायग्राम क्या सर मुझे रटना पड़ेगा अलग अलग, अरे बिल्कुल नहीं मेरे भाई। हमको पता है कि इस बार मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है, तो हमको पता है फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, डी पे। सिंपल माइक्रोस्कोप याद करो, फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, डी पे। इसका मतलब ये जो वी है इसकी मैं जगह डी लिख दूँ, बस सारा खेल समाप्त। वी की जगह डी लिख दो, है ना, खत्म, बाय बाय टाटा। तो केवल वी की जगह टी लिख दो तो काम हो जाएगा। ये देखो वी की जगह क्या लिख दिया, डी। अब यहाँ पे एक लेंथ ऑफ द ट्यूब है जिसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है एनसीईआरटी और इंटरनेट में, बट एनीवेज जनरल अगर हम लोग देखें मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के टर्म्स में तो लेंथ ऑफ द ट्यूब को दोनों लेंस के बीच की दूरी मानते हैं। आल दो एनसीईआरटी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बट एनीवेज ठीक है, वी आर नॉट हियर फॉर एनी कंट्रोवर्सीज। चलो अब देखते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया कि फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, डी पे, तो देखते हैं इधर। देखिए मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, बट आपको बता दे रहे। देखिए फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, डी पे, और ये दूरी क्या है, यूई। अब बताओ जब फाइनल इमेज डी पे बनती है तो यूई क्या होता है, मिनिमम। यूई क्या होता है, मिनिमम। और जनरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यूई। अब बताओ क्या मुझे यूई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या हम लोग सर ऑलरेडी 1 बाई यूई निकाले थे, बिस यस यस यस, वही वाला खेल दोबारा करना है। ये देखिए ये इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। वी क्या रख देंगे, माइनस डी, v माइनस डी रख दिया, राइट। यू फ्रंट में, v भी फ्रंट में, तो दोनों माइनस रहेंगे। अब बस यहाँ से 1 अपन यू की वैल्यू उठा दी, और जैसे वहाँ 1 अपन यू की वैल्यू उठाई थी यहाँ भी से मैं उठा के रख दिया, ये फॉर्मूला आ गया। आई होप क्लियर होगा। अब बताओ दूसरे केस में मुझे मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होता है मेरे भाई, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे, ठीक है। तो ये देखिए बताया था इसकी मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है, यू की मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है, एफ, एफ नहीं एफ ई, यहाँ एफ ई रख दो, तो यहाँ भी एफ ई रख दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या मैं बात कर रहा हूँ, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन। अब देखते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब भी देख ली जाए लगे। हाँ जैसा मैंने कहा थोड़ी बहुत एनसीईआरटी से कंट्रोवर्सी है, बट एनीवेज। अब इधर देखिए अगर हम लोग इस लेंथ की बात करें तो मेरे भाई ये दूरी क्या है, वी ओ, यहाँ से यहाँ, और ये दूरी क्या है, यू ई। क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर होता है, जनरली हम लोग मॉड लेंथ यूज करते हैं, तो मैंने लिखा होगा एल बराबर क्या होगा, मॉड वी ओ प्लस मॉड यू ई। ये देखो कहीं लिखा है कि नहीं, कहीं तो लिखा, हाँ ये देखो कहीं लिखा क्यों नहीं, लेंथ बराबर मॉड वी ओ प्लस मॉड यू। अब एक बात समझो, एक अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला होता है जिसको जनरली हम लोग यूज तो नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में, आपको पहले बता दे रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे जनरली न्यूमेरिकल में, लेकिन उसका यूज हो जाता है। देखो क्या, अगर आप बहुत ढंग से देखो मेरे भाई, तो ये दूरी क्या है, वी ओ, और ये दूरी क्या है, यू ई। रियल लाइफ सिनारियो में वी ओ बहुत बड़ा होता है यू ई के मुकाबले। अब ऐसा होता है, रटना पड़ेगा, ठीक है, इसमें 3-5 अभी हम लोग कर नहीं सकते। और ये यू ओ, जो यू ओ है वो अप्रॉक्सीमेटली एफ ओ के बराबर होता है, ये रटना पड़ेगा, प्योरली रटना पड़ेगा आपको, अभी इस पर डिटेलिंग नहीं करी जा सकती। वी ओ यू ई से बहुत बड़ा होता है, और यू किसके बराबर होता है, एफ ओ के, ठीक। अब देखो ढंग से, तो अगर L की जगह हम लोग क्या रख दें, VO, और UO की जगह क्या रख दें, FO, तो उन ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज में अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो कुछ फार्मूला रिड्यूस होके ऐसा आ जाता है, ठीक है। जो ऊपर के मिनिमम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले थे, ब्लैक कर लेते, तो एक फार्मूला ये निकल के आएगा मेरे भाई, और ये एक फार्मूला निकल के आएगा। तो अब तुम कहोगे जब इसको न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करते तो क्या, बेसिकली इसके सवाल आते हैं कि कौन सा लेंस कैसे यूज़ करें। बेसिकली मैं अभी बताऊंगा आपको, फिलहाल अगर आप देखो ढंग से तो नीचे देखो FO FE आ रहे हैं दोनों, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ दोनों ही नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आईपीस, ये गलत लिख दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे FO होगा, इट्स माय मिस्टेक, प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा, FO होगा। तो जनरली हम लोग देखेंगे FO और FE नीचे आ रहे हैं मेरे भाई। अगर FO और FE नीचे आ रहे हैं इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए FO और FE क्या होने चाहिए, मिनिमम। सवाल पूछा जाता है कि FO और FE कैसे होने चाहिए, कम से कम, रट लीजिए, FO और FE कैसे होने चाहिए, कम से कम। जितने कम से कम होंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा। अब देखो तो
इसको न्यूमेरिकल में कहीं नहीं यूज़ करेंगे। जब भी पूछा जाए कि 3 आपको लेंस दे दिए जाएं और कहा जाए कौन से 2 लेंस यूज़ करोगे या हायर मैग्नीफिकेशन के लिए एफओ एफई कैसे होना चाहिए, तो जब भी ये सब सवाल पूछे तो आप ये दोनों फार्मूले लिख के जस्टिफाई करोगे। एफओ एफई नीचे है इसलिए एफओ एफई एकदम मिनिमम होनी चाहिए ताकि मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम हो। लेकिन अब इसमें भी एक खेल बन सकता है। देखो एक खेल क्या बन सकता है वो देखो, 3 लेंस दे दिया, एक को 1 सेंटीमीटर, एक को 2 सेंटीमीटर, एक को 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि मिनिमम होना चाहिए, तो एक लेंस ये होगा, एक लेंस ये। लेकिन उल्टा सवाल फिर पूछेंगे कौन ऑब्जेक्टिव होगा, कौन आईपीस होगा, राइट। तो अगर देखो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम है, आईपीस का ज़्यादा है थोड़ा सा, इसका मतलब ये वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा आईपीस और ये वाला क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतर सवाल होते हैं कि अगर पूछें कि आपको एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करना है तो कौन से 2 लेंस लिए जाएँ, तो ऑब्वियसली आप कहोगे वो 2 लेंस लोगे जिनका फोकल लेंथ कम होना चाहिए। सवाल में पावर दिया जाता है, पावर को पलट दो तो फोकल लेंथ आ जाएगी, तो वो 2 लेंस लेंगे जिनका फोकल लेंथ कम हो। ऑब्जेक्टिव कौन होगा, जिसका फोकल लेंथ कम हो, दोनों में से मिनिमम जो हो वो ऑब्जेक्टिव, और जो थोड़ा सा बड़ा हो वो क्या हो जाएगा आईपीस। आई होप आप समझ पाए होगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये आपका समाप्त हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, इसमें कभी कभी एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर पूछा जाए इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव विल बी, क्या वो इन्वर्टेड है, यस। क्या वो इन्वर्टेड है, यस। क्या वो रियल है, यस। कट कर रही है। तो अगर पूछा जाए क्या वो इन्वर्टेड है, यस। क्या वो रियल है, यस, तो याद रखिएगा रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक, आईपीस का भी पूछ सकते हैं तो खुद से देख लीजिएगा। तो ये पूरा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप समाप्त हो गया। वही एग्जांपल मैंने दिया है कि कौन सा माइक्रोस्कोप बन सकता है। अब देखो, अब आ जाता है टेलीस्कोप मेरे भाई। ठीक, देखो टेलीस्कोप क्या है, 2 तरह के टेलीस्कोप है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक होता है रिफ्रैक्टिंग और एक होता है रिफ्लेक्टिंग। तो देखो उधर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, जहां रिफ्रैक्शन हो। ठीक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को पता है कि कोई भी टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, सबका काम क्या है, विजुअल एंगल को बढ़ा देना। बट विजुअल एंगल के लिए एक बेस होना चाहिए कि नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तक क्या था कि हम लोग, या सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं, डी पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट, और डी पे नहीं, सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट को डी पे ले आते हैं और सबसे बड़ा देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, बाजार वाला इंस्ट्रूमेंट लाओ और मुझे उससे कंपेयर कराओ। लेकिन क्या मैं चांद को डी पे ला सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब इस यहाँ कैसे कंपेयर करेंगे दोस्तों, सिंपल सोचो। ऐसे चांद है, आसमान में हम लोग देख रहे हैं, राइट, आसमान में हम लोग देख रहे हैं, वो जो एंगल बनेगा, नेकेड आइज है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं, वो जो एंगल होगा उसको और इंस्ट्रूमेंट का जो एंगल होगा उससे कंपेयर करेंगे। यानी यहाँ पे डी वाला खेल नहीं लगेगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, दिस गाय। तो अगर देखो आप, मैं इस एंगल को मानूं, तो अगर आप सोचो, अगर यहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर दें यहाँ पे, तो बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट के पहले खड़ा है, यानी उसकी आंखों पे जो एंगल होगा, यानी जो अल्फा एंगल है, ये विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसको कंपेयर करें तो वही डी वाला है ये। मतलब ऐसे मैं चांद को आसमान में देख रहा हूँ डायरेक्ट, तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा है, अल्फा, यानी ये नेकेड आइज का है, राइट। अब इंस्ट्रूमेंट के बाद धर के रगड़ने के बाद कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा, यानी बड़ा एंगल कौन सा होगा, बीटा। छोटा एंगल कौन सा होगा, अल्फा, यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। मिल गया चमत्कारी चूरन। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, बीटा बाई अल्फा, राइट, बीटा बाई अल्फा। देखिए बड़ा इजी है डिराइव करना। देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा मेरे भाई, तो आप बताओगे बीटा बाई अल्फा। ठीक, अब देखो बीटा निकालने के लिए एक ट्रायंगल है कि 2 ट्रायंगल, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये थी कि छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। व्हाट वाज द ट्रिक गाइस एंड गर्ल्स, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल में एच डैश अपॉन यू ई, तो बीटा हो गया एच डैश अपॉन यू ई। अल्फा भी निकालो, देखो इधर, अल्फा एच डैश अपॉन एफ ओ, तो एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश से एच डैश कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, एफ ओ बाई यू ई। फिर से सर मेरा अब्दुल सर ने जो कराया था वो तो फॉर्मूला ही नहीं मैच कर रहा, क्योंकि अब्दुल सर खुद ही नहीं जान रहे हैं कि हर बार एक पहले केस कौन सा होता है, जनरल केस। ये कौन सा केस है, जनरल। इसी को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। इसी को क्या करेंगे, मिनिमाइज। क्या रे डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, जी हाँ बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो अगर आप अभी तक तुम्हें रट गया हो, याद करो यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, एफ। तो अगर मैं यहाँ पे एफ रख दूं तो क्या ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन आएगा, यस। दूसरा केस क्या था जो कि अब मैं नहीं डिराइव करूंगा, याद करो u की कौन सी वैल्यू रखते हैं, मिनिमम। जब u की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो m मैक्सिमम होगा। 1 अपॉन u मिनिमम क्या आ रहा था, याद करो 1/f प्लस 1/d। इसका मतलब क्या सर यहाँ भी डायरेक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, जी हाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले देखिए इधर ये देखिए u मिनिमम की वैल्यू रखी तो fo इंटू 1 प्लस डी 1/d प्लस एफ ई, राइट। और देखो
मिनिमम मैग्नीफिकेशन देखो, यू की हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे, एफ ई, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कितनी सिंपल चीज़ थी कि मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप जानने के लिए। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा वाई आई वॉज स्ट्रेसिंग, राइट। अब चलो देख लेते हैं, और ये डायग्राम पहले आपको समझा देते हैं। देखिए पैरेलल लाइट आ रही है। पैरेलल लाइट क्यों आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लाइट पैरेलल है। अब जब पैरेलल लाइट होंगी तो कहाँ कन्वर्ज होंगी, कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ कन्वर्ज होंगी, फोकस पे। तो ये देखो, ये फोकस है किसका, ऑब्जेक्टिव का, राइट। पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो ये देखो पीछे हम लोगों ने यहाँ वी मान लिया है, लेकिन मैंने बताया था फर्जी 10 रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब वी की वैल्यू डी रख देंगे तो क्या वो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगा, यस। और v जब इन्फिनिटी होगा मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी, यानी ये दोनों के ऑब्जेक्ट के फोकस एक जगह हो जाएंगे, तो उस केस में बताइए क्या होगा, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो चलिए देख लेते हैं, पहले आपको डायग्राम समझा देता हूँ। सब कुछ डिट्टो सेम है मेरे भाई, बस v की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने, d, है ना। एनीवेज अब देखिए, अब मैं इसको दोबारा बताऊंगा नहीं। जब फाइनल इमेज डी पे बन रही है तो यू मिनिमम होगा, दोनों फ्रंट में आ रहा है तो दोनों के लिए नेगेटिव होगा। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/u मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो ये पुट कर देंगे, राइट। वहाँ पे 1/u की मिनिमम की वैल्यू पुट कर देंगे उस फॉर्मूले में, मतलब यहाँ पे इस जनरल वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे देखिए। मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए, इधर देखिए मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे, यानी ये दोनों फोकल पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर जाएंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे मेरे भाई, एफ ना लिख के एफ ई लिख देंगे, तो d/u जो फॉर्मूला था d/ue, ऑब्वियसली ue यहाँ क्या रख, सॉरी d/, नहीं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था FO/UE, तो ऑब्वियसली UE यहाँ क्या रख देंगे, FE, तो ये आ गया। अब एक बात और समझिएगा, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं माइनस और प्लस में। मूर्खों की हरकत मत करो। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट होंगे, राइट। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों सेम सेंस में होंगे। ये सब मूर्खता नहीं कि यहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा, ये मूर्खों वाली हरकतें मुझे पसंद नहीं आती। अब देखिए एक और चीज़ क्या कही इन्होंने, हायर मैग्नीफिकेशन अगर चाहिए तो अगर फॉर्मूले को देखो तो FO ऊपर है, FE नीचे है। तो सवाल पूछते हैं कि 3 ठो लेंस तुमका दे दिया, ले 1 ले लो, 2 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 3 सेंटीमीटर, कहीं है तुमसे को हुई फोकल ऑब्जेक्टिव को हुई आई पीस। तो देखो इधर हमको पता है कि FO शुड बी मैक्सिमम, तो बताओ मुझे क्या ये FO हो सकता है, बिल्कुल। और FO शुड बी मिनिमम, तो क्या ये FE हो सकता है, यस। यानी ये लेंस किसकी तरह काम करेगा, आई पीस की तरह, और ये लेंस किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्टिव की तरह। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसको बड़ा क्यों लिया जाता है। कॉमन सेंस की बात है यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट रे को कलेक्ट करने के लिए इसीलिए बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो कभी पूछें कि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा क्यों होता है तो आप बताओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट रे को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप समाप्त हो गया है, ये था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। चलिए उसको भी, उससे पहले कुछ इरर देख लेते हैं। देखिए इधर इरर क्या क्या है, देखिए इधर। अब आता है कि स्फेरिकल एब्रेशन में, तो स्फेरिकल एब्रेशन एब्रेशन तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, बेसिकली जो लाइट होती है, जो लाइट होती है गुरु, वो एक जगह कन्वर्ज नहीं होती, ठीक। ये देखो एक जगह कन्वर्ज नहीं हो रही। तो जब लाइट एक जगह कन्वर्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो इमेज की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर कभी कहा जाए स्फेरिकल एब्रेशन तो इसका मतलब लाइट रेज एक जगह कलेक्ट नहीं हो रही। तो अब तुम मुझे बताओ, सोचो एक तो कितनी दूर स्टार है, ठीक, उसके वैसे ऑलरेडी कम लाइट आ रही, ऑलरेडी कम लाइट आ रही, वो एक जगह कन्वर्ज भी नहीं हुई, और जब एक जगह कन्वर्ज भी नहीं हुई तो इमेज की इंटेंसिटी बहुत ही क्या हो जाएगी, कम। आई होप आप समझ पा रहे होगी स्फेरिकल एब्रेशन है। कई बालक बालिका को लगता है कि ओ स्फेरिकल एब्रेशन तो केवल लेंस में होता है, ऐसा नहीं है। स्फेरिकल एब्रेशन लेंस में भी होता है और मिरर्स में भी होता है, केवल एक पर्टिकुलर मिरर को छोड़ के, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर बहुत ही जबरदस्त कूल चीज़ है। उस मिरर पे कहीं पे भी लाइट गिराइए मेरे भाई, वो सारी लाइट एक ही जगह कन्वर्ज होगी। मैंने इस पर बहुत अच्छे से बताया भी है, जो लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। अब सुनिए, फिर दूसरा आता है क्रोमैटिक एब्रेशन। ये देखो क्रोमैटिक, क्रोमा कलर, तो यहाँ से वाइट लाइट आ रही थी और अपने कलर्स में बढ़ गई। तो सोच के देखो कि एक्चुअल पता चला जो स्टार उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्चुअल कलर वाइट है, लेकिन जहाँ यहाँ आपके लेंस से लाइट गिरी पता चला आपको कलर दिखाई दे रहा। और ऊपर से अगर एक जगह सब कन्वर्ज नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लरी। तो फिर से सुनिए, लेंस में एक दिक्कत होती है स्फेरिकल एब्रेशन की। क्या स्फेरिकल एब्रेशन केवल और केवल मिरर में है और लेंस में है, नहीं नहीं, मिरर में भी है। कौन सा मिरर इन सब स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री है, कौन सा मिरर, पैराबोलिक मिरर या 3D में पैराबोलॉइड। आगे देखो,
क्रोमैटिक अब्रेशन, क्रोमैटिक अब्रेशन का मतलब है कि लाइट अपने कलर्स में बढ़ जा रही है, उस वजह से एक्चुअल इमेज है उसका इमेज कलर्ड आएगी और कैसी आएगी, ब्लरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मिरर्स में क्रोमैटिक अब्रेशन होगा, सोचो एक मिनट, बिल्कुल नहीं। मिरर्स में क्रोमैटिक एब्रेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मिरर्स जो होते हैं वो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन मिरर्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मिरर्स में रिफ्रैक्शन नहीं होता, राइट। एनीवेज, तो इधर देखो ढंग से, ये हो गया क्रोमैटिक एब्रेशन और ये हो गया स्फेरिकल एब्रेशन। और स्फेरिकल एब्रेशन से धरती पे कौन सा मिरर फ्री है, पैराबोलिक मिरर। कोई भी मिरर हो उन सब में स्फेरिकल एब्रेशन रहेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा ये डायग्राम का क्या मतलब है, हम लोग स्मॉल स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं। ऑब्वियसली तुम सोच के देखो, टेलीस्कोप बना रहे हो आसमान में चीज़ों को देखने के लिए, तो मिरर तो कैसे होंगे, बड़े होंगे, तो उसमें स्फेरिकल एब्रेशन होगा। फिर से किसी भी लेंस में और पैराबोलिक मिरर छोड़ के स्फेरिकल एब्रेशन सब पे, किसी भी मिरर में क्रोमैटिक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो पूछा जाता है ये जो टेलीस्कोप हैं आजकल इसको यूज़ नहीं करते हैं। कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को हम लोग आजकल यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को? इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें दो बड़े एरर हैं। एक है स्फेरिकल एब्रेशन जिसकी वजह से इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, और एक है क्रोमैटिक जिससे इमेज कलर्ड और ब्लरी आती है। तो कौन सा टेलीस्कोप बड़ा एडवांटेजेस है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें कोई एरर नहीं रहती। उसको समझा देते हैं, इधर देखिए, इसको पहले समझा देते हैं अलग से। देखिए ये तमाशा, आई नीड सम प्लेस। देखो एक पैराबोलिक मिरर ले लेते हैं, कलर ब्लैक ले लेते हैं। एक पैराबोलिक मिरर ले लेते हैं ये, और ये लाइट यहां से आ रही है। क्योंकि ये पैराबोलिक मिरर है मेरे भाई मेरी बहन, तो सारी लाइट एक जगह कन्वर्ज होंगी। घटिया आर्ट से मैंने बना दिया, सारी लाइट एक जगह कन्वर्ज होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें स्फेरिकल एब्रेशन होगा? नहीं। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक धरती पे किसी भी मिरर में नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा। अब सुनो, बट दिक्कत ये है कि जरा सोच के देखो कि जो बंदा होगा वो ऑब्जर्व करने के लिए ऐसे जाएगा कि नहीं? जैसे ही ऑब्जर्व करने के जाएगा, क्या ये पीछे से कुछ लाइट जो आ रही हैं क्या उनको ब्लॉक नहीं कर देगा? डेफिनेटली ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब इस बंदे का यहाँ ऑब्जर्व करना ठीक नहीं है, यानी फ्रंट से ऑब्जर्वेशन इज नॉट गुड, राइट। और दूसरी बात, ये ट्यूब होगी, एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर मिरर होगा, तो ट्यूब के अंदर तो घुस नहीं जाओगे। तो अब किया क्या जाए? तो किया ये जाए कि ये है आपका पैराबोलिक मिरर, लाइट आ रही, और फिर ये सब लाइट ऐसे कन्वर्ज होंगी, ठीक है, यहाँ पे। अब जैसे यहाँ कन्वर्ज होंगी, इसके कन्वर्ज होने से पहले ही एक मिरर लगा दो यहाँ पे, ये, ठीक। और यहाँ पे एक छोटा होल कर दो यहाँ पीछे, एक छोटा होल कर दो ये ऐसे। तो होगा क्या, ये लाइट इससे टकरा के ऐसे पीछे निकल जाएंगी, और जैसे ही पीछे निकलेंगी आप आराम से पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। इसको समझाने के लिए मैं आपको रे डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए इधर, ये है पैराबोलिक मिरर, ये सब लाइट जो आ रही थी वो यहां कहीं कन्वर्ज होती ऐसे, ठीक। कन्वर्ज होने नहीं दिया हम लोगों ने, बीच में एक मिरर झेल दिया, ये ले, और मिरर झेलने के बाद वो लाइट टकरा के यहाँ पीछे जा रही, पीछे जाती है, इसलिए हमने होल कर दिया। अब कईयों के मन में आ रहा होगा, अच्छा सर आपने कहा था जब यहाँ इंसान होगा तो वो लाइट ब्लॉक करेगा, ये मिरर भी तो ब्लॉक कर रहा है। सही बात है, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि एनसीईआरटी जहरीली इतने गंदे डायग्राम बने। जो बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं, मैंने उनको चाइना का बिगेस्ट टेलीस्कोप दिखाया था, उसमें आपको याद होगा सेकेंडरी मिरर एकदम डैश बराबर था, राइट। डैश का मतलब सब लोग जानते हैं क्या मतलब है। जो सेकेंडरी मिरर होता है बहुत ही छोटा होता है, प्राइमरी मिरर बहुत बड़ा होता है। मतलब ये जहरीली एनसीईआरटी उसका डायग्राम ऐसा, प्राइमरी मिरर बहुत बड़ा होता है इसके मुकाबले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप चाइना का बिगेस्ट टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप सर्च कर लेना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। टाइम बहुत कम है यार, यूट्यूब है ना, तो समझने की कोशिश करो। अब देखो, इसमें कभी कभी ये इस टेलीस्कोप को बोलते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप, याद रखना, इस टेलीस्कोप को बोलते हैं कैसेग्रेन, ठीक। अब इसी का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो न्यूटोनियन में हम लोग सेकेंडरी मिरर प्लेन मिरर लेते हैं और सीधे नहीं रखते, हल्का सा टिल्टेड रखते हैं। तो टिल्टेड रखने से लाइट ऐसे आई और टकरा के यहाँ से निकल गई, यहाँ पे आई पीस, आप इमेज को ऑब्जर्व कर लोगे। जनरली पूछा नहीं जाता, एक आध बहुत रेयर बार पूछा गया न्यूटोनियन, मेनली कैसेग्रेन टेलीस्कोप पूछा जाता है। क्या ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है? यस। क्या इसमें एडवांटेज है? यस। इसमें स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं है, क्रोमैटिक एब्रेशन भी नहीं है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट मैं जान रहा हूँ। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यार ये चीज़ छोड़ दो, पता नहीं क्या फर्जी बात है मैंने इसे लिख दी थी पीवाईक्यू वगैरह, इसको प्लीज़ इग्नोर कर दो, बहुत ही गंदा लग रहा है। बट चलो मैं पीडीएफ दूसरी दे दूंगा। एनीवेज देखो ये क्या तमाशा लिखा मैंने,
कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 हो गया तो फिर यार तुम वही हो ना, बात समझेगे नहीं। तुमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और तुम्हारा मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ गया तो तुमसे क्या ही उम्मीद करी जा सकती फिर, ठीक है। फिर लिखा हुआ अगर कुछ नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, अज्यूम कर लो फाइनल इमेज डी पे है। ऑब्वियसली कोई इंस्ट्रूमेंट क्यों ला रहे हो मुझे बताओ, इमेज बड़ी सी बड़ी बनाने के लिए ना। अब देखो इसके दो केसेस हैं, इस पर एक सवाल भी किया जा सकता है कि हम ये भी तो मान सकते हैं कि आई शुड बी रिलैक्स्ड, बिल्कुल हम ये भी तो मान सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो। तो कंसीडरिंग द इंटरनेट, कंसीडरिंग द स्टैंडर्ड बुक्स, आप देखोगे जनरल आंसर हमेशा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के दिए जाते हैं। होने को ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब सर किया क्या जाए, किया वो किया जाए जो हम बता रहे हैं, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और आगे लिख देंगे इफ़ वी आर अज्यूमिंग द फाइनल इमेज एट डी। तो अब वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने अज्यूम किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं था, राइट। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वैसे जनरल देखोगे तो कुछ ना दिया हो तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ज़्यादा फेवरेबल रहता है। चलो सवाल करते हैं, अगर तुम अभी तक वीडियो में आ पाए हो तो। अब देखो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। याद करो, जो अच्छा बालक है, जो अच्छा बालक बालिका है, उसको अगर सवाल सॉल्व करना तो हर बार वो रफ रे डायग्राम बनाएगा, ऐसे ए ऐसे ए ऐसे। ओहो, डायग्राम की बातें कौन कर रहा है, ऐसे 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 ये। अब बताओ क्या उल्टी इमेज बन रही, यस इन्वर्टेड, यस इन्वर्टेड, यस। क्या रियल है, यस 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 रियल है सर, वर्चुअल नहीं है। ऑप्शन ए मैच कर गया। मैग्नीफाइड तो हो गई, देखो चारों में दिया जहरीलो उन्होंने कि कोई मैग्नीफाइड सोच के गच्चे से वो ना कर दे। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसको देखते हैं। देखिए एक सवाल ये लिखा हुआ, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कैन नॉट बी यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब इसको सिंपल माइक्रोस्कोप नॉर्मल सेटिंग में यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल सेटिंग मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब सुनो ये भी समझ लो, वर्ड यूज होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल सेटिंग मतलब कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी में। नॉर्मल मतलब हाँ रिलैक्स है ये वो, ठीक है। नियर पॉइंट लिखा हो तो डी पे। अब देखो लिखा है कि नॉर्मल सेटिंग में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई एफ होता है। जी तो ठीक लिखा हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर इस सवाल पर चर्चा करें, वीडियो पॉज कर दें अगर आपके पास समय हो तो। एनीवेज कि मेरे पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है डी बाई एफ। डी की वैल्यू होती है 25, एफ कितना है 30, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ गया। अबे तुम तो वही निकल गए ना, पैसा भी खर्च कर दिया, पता चला मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या, मुझे आंखों से इतना बड़ा दिख रहा था, जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाया छोटा हो गया, है ना मूर्ख जी। अब देखिए आगे, एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, जैसे मैंने कहा फिजिक्स में हवा बना हुआ, आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको डेटा लिखना आना चाहिए। 99.99% क्वेश्चंस आपके हाथ पे सॉल्व हो जाएंगे। फोकल लेंथ एफ ओ 150 सेंटीमीटर दिया है, एफ ई दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। What is the magnifying power of telescope for viewing distance object in normal adjustment, मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। तो फॉर्मूला होता है एफ ओ बाई एफ ई। हो सकता है आप पहली बार जिंदगी में पढ़ो तो आपको फॉर्मूला ना याद हो, मेरे को भरोसा रख लो, अभी पीछे जाके जब रिवाइज करोगे 2-4 बार तो याद हो जाएगा। तो देखो ये एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ 150, एफ ई कितना आ गया 30 आ गया, राइट। इतना क्लियर, आई होप। अब देखिए फिर उन्होंने कहा, जूम करते हैं, फिर उन्होंने कहा ये टेलीस्कोप को हम लोग एक 100 मीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट है, टावर है, एक टावर है 100 मीटर का, और जो कि 3 किलोमीटर दूर है, ठीक। इसको समझाने के लिए ब्लैक कर लेते हैं इसको, देखिए इधर। ये है वो ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली टेलीस्कोप है यार तो ऑब्जेक्टिव से ही तो इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्टिव है ये, और इससे 3 किलोमीटर दूर पे एक 100 मीटर का टावर है। फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट क्या बनेगी जो कि इमेज बनेगी। मतलब कि ऐसा समझो ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है आपका टावर, तो टावर की कुछ इमेज बनेगी, तो उस इमेज की ये लोग हाइट पूछ रहे हैं। बड़ा आसान है, अगर मुझे मैग्नीफिकेशन पता हो इसका, तो आपको पता ही है किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी ओ बाई यू ओ। उसको क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। तो चलिए देख लेते हैं। ये यू 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो ये देखो क्योंकि फ्रंट में है तो कैसा होगा नेगेटिव, ये देखो -3000। अब कुछ लोग ये तो कर लेंगे कि वो मैं तो किलोमीटर में नहीं रखूंगा, वो मीटर में रखूंगा, लेकिन बेटे फोकल लेंथ भी किस में रखेंगे, मीटर में। 100 से डिवाइड कर दिया, क्या यहाँ से वीओ निकाल लोगे, वीओ आ गया 1.5 मीटर। अब सुनो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वीओ बाई यूओ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 100 मीटर दी हुई है,
हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, वीओ 1.5 है और यूओ 3000 है। अब कई लोग ओ अच्छा तुम तो कहते थे वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव, ऑल दोज हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। अब एक बार ढंग से देखोगे तो सब चीज़ें टेक केयर करी गई। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 0.005 मीटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगला देखो, ये सवाल थोड़ा सा जहरीला, देखिए। ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब फाइनल इमेज डी पे। तो ये सब आप खुद देख लीजिएगा, मैं टाइम पास नहीं करने वाला, हमें न्यूमेरिकल देखने हैं। A refracting telescope at an observatory had objective focal length 15 मीटर, आई पीस 1 सेंटीमीटर। देखो इन्होंने पूछा नहीं मैग्नीफिकेशन, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ ओ बाई एफ ई। पूछा नहीं इन्होंने, मैंने निकाल दिया। मैंने क्यों निकाल दिया बिना पूछे? मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे एक गच्चा काट सकते हैं, ये 15 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। एक बार और PYQ में पूछा गया तो लोग 15/1 लिख देते हैं बिना ध्यान दिए कि सेंटीमीटर में इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? 1500, मतलब अच्छा टेलीस्कोप है। अब देखो सवाल जो ये अच्छा सवाल है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, चांद वाला, फाइंड द डायमीटर इमेज, आसमान वाला, सॉरी चांद वाला नहीं, आई एम रियली सॉरी, एम्बैरसिंग। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो चलो देखते हैं। ये है आपका लेंस, ये है आपका चांद, और इसे बोलते हैं लूनार रेडियस। मतलब कितनी दूर है, बात समझ रहे हो? मतलब कितनी दूर है, ये एक रेडियस है ना एक तरह का। ये तो लूनार रेडियस मतलब लूनर मतलब मून। तो ये लूनार रेडियस है और ये डायमीटर ऑफ द मून है, और ये जो इमेज बनेगी वो डायमीटर ऑफ द इमेज है। ठीक, आपसे यही डायमीटर ऑफ द इमेज पूछा गया। मैंने क्या कहा, एक अच्छा बालक हमेशा रे डायग्राम बनाता है। ठीक है, ये सवाल शायद आप पहली बार पढ़ा दो तो ना समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए करा भी रहे हैं। इस तरह के सवाल बड़े अजीब होते हैं, आप कर नहीं पाओगे मौके पर। फिर से देखो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये हो गया थीटा, और ये भी एंगल क्या रहेगा? थीटा। तो अगर हम लोग आपसे पूछें दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अब क्योंकि मून बहुत दूर है तो अब इसलिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो x की वैल्यू क्या लिख देंगे? एफ ओ। फिर से dm बाई डी आई मतलब डायमीटर ऑफ मून ऑफ इमेज, डायमीटर ऑफ मून इमेज का। तो dm अपॉन DMI इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ इक्वल अपॉन FO, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो क्या है ये देखो, राइट। यहाँ से डायमीटर ऑफ मून्स इमेज निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, फंस जाओगे, फिर से देख लेना इसको। देखो ये सब घटिया सवाल है, बट एनीवेज देखो क्या कहा गया है कि 3 लेंस आपको दिए। ठीक है, अच्छी बात है गुरु, 3 लेंस दिए हैं, उनका पावर दिया हुआ, उनका अपर्चर दिया हुआ। पूछा इन्होंने किसको आप टेलीस्कोप बनाओगे, किसको माइक्रोस्कोप। तो चलो पहले माइक्रोस्कोप बनाते हैं। मैंने क्या कहा, जो बालक समझदार है उसको पता है कि उसे रे डायग्राम बनाना है। ऐसा कुछ अजीब सा रे डायग्राम था। अब याद करो, अगर मुझे हायर मैग्नीफिकेशन चाहिए तो FOFE माइक्रोस्कोप में FOFE कैसे होनी चाहिए? कम। FOFE कैसे होनी चाहिए? कम। तो अब बताओ, पावर दिया, पावर बताओ मुझे FO भी कम चाहिए, मुझे FE भी कम चाहिए, मुझे दोनों कम चाहिए। तो इसका मतलब पावर दोनों की क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो वो 2 लेंस पकड़ लो जिनकी पावर ज़्यादा है। तो माइक्रोस्कोप के लिए एक ये हो जाएगा, एक ये, राइट। अब मुद्दा है इनमें कौन ऑब्जेक्टिव कौन आईपीस। तो FOFE तो छोटे होने चाहिए, लेकिन FO और छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, कोई एक आईपीस, बट ऑब्जेक्टिव के लिए FO क्या होना चाहिए? छोटा। FO छोटा हो मतलब पावर क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो यानी ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? आईपीस। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, टेलीस्कोप भी लगे हाथ बता देते हैं। देखिए आपको यह फार्मूला नहीं याद होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। फार्मूले में देखोगे तो FO ऊपर आता था और FE नीचे। तो अगर मुझे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए टेलीस्कोप के लिए तो FO क्या होना चाहिए? खूब बड़ा, और FE क्या होना चाहिए? खूब छोटा। यानी पावर खूब बड़ी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की खूब छोटी, और आईपीस की पावर क्या होनी चाहिए? खूब बड़ी। तो देखते हैं सबसे बड़ी पावर किसकी है? इसकी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? आईपीस। सबसे छोटी पावर किसकी है? इसकी। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। होपिंग आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। लिखा हुआ साफ साफ अपना पढ़ लीजिएगा, साफ साफ तो नहीं लिखा हुआ। आई होप मैंने सही बताया होगा। अगर कुछ हुआ तो देख लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ मैंने बोल दिया। एनीवेज देखो, अब ये थोड़ा सा कठिन सवाल है ना, देखिए इधर।
डरना नहीं, लेकिन डरना नहीं, न्यूमेरिकल है, 3 नंबर 5 नंबर न्यूमेरिकल। देखो इधर, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप 20, ठीक। तो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग को याद है, वो था MO इंटू ME, दिस वॉज द टोटल मैग्निफिकेशन, राइट। अब देखो टोटल मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ मेरे भाई, 20, और उनमें से भी आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ, 5। तो अगर मैं अब 5 रख दूं तो MO कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 5 है, ये 20 है, तो MO कितना आ जाएगा, 4। तो हमें पता चल गया MO कितना हो गया, 4, और ME कितना है, 5, ठीक। अब मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले थे, एक था VO बाई UO इंटू डी बाई एफ, अगर आपको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और एक था VO बाई UO इंटू 1 प्लस डी बाई, मतलब कि एक बार फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे, फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी, डी पे। अब मुद्दा ये है कि किस में माना जाए, इसके लिए खुद ही हिंट दे दी ने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। इसका मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, VO बाई UO इंटू 1 प्लस डी बाई एफ, राइट। अब सुनो, ME 5 दिया हुआ, ME कितना दिया हुआ, 5, तो 5 बराबर होगा 1 प्लस डी बाई एफ, ये, ठीक। अब सुनना मेरी बात, क्या तुम्हें D दिया हुआ सवाल में 20, तो यहाँ कितना पुट कर दोगे, 20, यहाँ से क्या निकल आएगा, FE निकल आएगा, राइट। तो 2 चीज़ें में निकालनी थी, आई पीस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ निकालनी हो, आई पीस की, तो आई पीस की तो ज़िंदगी आसान है, हमें निकल आई। अब निकालनी है FO, तो FO फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ज़रा सोचो, मुझे किसकी निकालनी है, ऑब्जेक्टिव की निकालनी है, यानी कि अगर मुझे VO पता चल जाए और मुझे UO पता चल जाए तो क्या मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल। चलो देखते हैं और कुछ डेटा दिया है क्या, देखो इधर एक और चीज़ दी है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अगर आपको याद हो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, क्या इसी को हम लोग लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते थे, जी हाँ। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला क्या था, मॉड VO प्लस मॉड UE, और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है, 14 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो इधर ढंग से, डायग्राम हटा दे क्या, डायग्राम आपको याद रहेगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब आपको दिया 14 सेंटीमीटर, राइट। अब आगे देखिए, आगे हम लोग समझने की कोशिश करें इसको, कैलकुलेशन थोड़ी आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर, ये देखिए, यहाँ से इन्होंने MO निकाल लिया 4, और ME 1 प्लस डी बाई एफ है, ठीक है, और फिर यहाँ से FE निकाल लिया, मैं इतना आपको बता चुका था, राइट। आगे देखिए, फिर इन्होंने लेंस फॉर्मूला लगाया आई पीस के लिए, लेंस फॉर्मूला इन्होंने आई पीस के लिए निकाला, वहाँ से UE निकाल लिया -4 सेंटीमीटर, राइट। अब बताओ मुझे, हम लोग ऑलरेडी जान रहे थे हमको लेंथ बराबर क्या होता है, मॉड VO प्लस मॉड UE, राइट। तो UE इन्होंने 4 निकाल लिया, यहाँ 4 पुट कर दो, L आपको दिया क्या, या VO निकाल लेंगे, डेफिनेटली हम लोग क्या निकाल लेंगे, VO। तो देखिए इधर, ये निकाल लिया VO, ये निकाल लिया हम लोगों ने VO, और जैसे VO निकाला, इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, लेंस फॉर्मूला, और जैसे लेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये डिफ़िकल्ट सवाल है, यस, लेकिन फिर भी यार एक बार करना पड़ेगा, राइट। अब आगे देखो, ये होमवर्क सवाल है, लेकिन शायद एक बार रिपीट हो गया है, बट चलो बता दे रहे तुम्हें। देखो देखो, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आई पीस की FO दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर प्लेस है लेंस से, ठीक। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। मेरे L निकालना है, आपको क्या निकालना है, M। तो मेरी बात सुनो, M निकालना है, सबसे पहले कौन सा केस मानेंगे, पहले बताओ पढ़ के कौन सा केस मानेंगे, नहीं पता चल रहा होगा, मैंने क्या कहा था, कुछ ना पता हो कौन सा मैग्निफिकेशन मान लो, मैक्सिमम, तो ठीक। तो मैक्सिमम, तो अब इधर देखो, ये दिया हुआ FO, ये दिया हुआ FE, राइट, और आपको 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव से प्लेस है, मतलब UO दिया हुआ, फ्रंट में होता तो माइनस लिख दिया, ठीक। अब क्योंकि कुछ नहीं दिया तो फाइनल इमेज कहाँ मान लेंगे, D पे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो V कितना मान लिया, -D। तो देखो पहला तो सवाल झम्म से सवाल हो गया है, ये देखो, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से निकाल लें VO काहे निकाल रहे, यू समझ लो, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें चाहिए। मैग्निफिकेशन में क्या फॉर्मूला होता है, VO बाई UO इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। तुमने VO निकाल लिया, तुमको सवाल में UO दिया हुआ था, ये पुट कर दिया, मैग्निफिकेशन आ गया खट से, सवाल समाप्त।
लेकिन लेंथ ऑफ द ट्यूब भी पूछा है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला क्या था, याद करो, वी प्लस यू। अब देखो सवाल में तुमने क्या निकाल लिया, वी निकाल लिया, यू निकालना है, यू के लिए फिर से क्या लगा देंगे, लेंथ फॉर्मूला, और लेंथ फॉर्मूला निकाल के यू निकाल दिया और क्या आ गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक, ये होमवर्क है और ये कठिन सवाल है, उम्मीद है कि कई लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसको करिएगा ज़रूर। फिर देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन अ नॉर्मल एडजस्टमेंट 2.9, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर सेपरेटेड बाय 150 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस। देखो इधर मैंने कहा जो समझदार बालक एक रफ डायग्राम जरूर बनाएगा। ये क्या चीज़ है, एफ ओ, और ये क्या चीज़ है, एफ ई, और इनके बीच की दूरी को तो लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं यार। और मुझे बताओ, क्या ये लाइट रे यहाँ इन्फिनिटी से आ रही होगी, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, एफ ओ। ठीक, और नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैं एक काम करता हूँ, मैं रे डायग्राम दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइक्रोस्कोप कहाँ से खुल गया यार, सॉरी फॉर द वेस्ट ऑफ टाइम। दिस वन देखिए, क्या यही नॉर्मल एडजस्टमेंट है, यस। तो देखो इधर, क्या ये चीज़ लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाएगी, डेफिनेटली लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई, राइट। तो हमें याद रखना है नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई, राइट। ये ठीक, एक सेकंड, कौन सा वाला, हाँ ये। तो ये देखिए लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, मैग्नीफिकेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2.9, यानी एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यू कितनी दी है, 2.9, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफ ओ और एफ ई में एक रिलेशन, और ये देखिए जैसे आप एफ ओ एफ ई में एक रिलेशन निकालोगे और उसके बाद आप यहाँ पुट कर दोगे तो एफ ओ एफ ई दोनों आ जाएंगे। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होगे बहुत ईजिली, राइट। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, है ना, और 2 ही 3 सवाल हैं, इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, और सोल्यूशन दिए हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भेजो, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच इतनी बातें सुनने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ पाए हो, आई होप आपका काम जरूर बनेगा। जो न्यूमेरिकल दिए हैं इनको प्लीज़ कर लीजिएगा, जो सोल्यूशन भी दिए हैं बहुत ही ऑथेंटिक सोल्यूशन है, उसको जरूर देख लीजिएगा, अगर आप नहीं देखते हो तो आप फंस जाओगे, राइट। तो एनीवेज थैंक यू सो मच।